हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है मैं आपको पहले बता दूं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो मैंने आपको बोला था कि आयुपैक नेमिंग हम अलग से भी देखेंगे। तो वो आयुपैक नेमिंग जो कुछ बच गए थे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और बाकी जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप जिसमें आता है मेनली, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, और इस ही वीडियो में आज हम एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी? जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ मैंने डाली हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बहुत कुछ मिक्सिंग मिलने वाला है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए और शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना और मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ आपको पता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रही हूँ और ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में है। आगे चलते हैं, आयुपैक फंक्शनल ग्रुप जो है उसका देखेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा है सत्या शिक्षा 9-10, ये टेलीग्राम चैनल है। इसको आप जो है ज्वाइन करिए। और अगर आपको, आप इनकेस अभी ज्वाइन करना भूल जाते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन इसलिए करना है आपको कि यहाँ पर आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पीडीएफ नोट्स तो सारे चैप्टर्स के यहीं पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो और भैया फायदा उठाओ इस चीज का। ठीक है, चलो आयुपैक आओ, चलो अब करते हैं और आयुपैक जल्दी से फिनिश करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो आयुपैक में सबसे पहले अल्कोहल का तो वैसे मैंने कल भी बताया था, लेकिन थोड़े से एग्जांपल के साथ में, थोड़े थोड़े एग्जांपल के साथ में सबको देखना है तो इसको भी देखते हैं। बच्चों, अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है पता है आपको, ओ एच होता है, मैंने बताया भी था। ठीक है, जर्नल नेम की जब बात आती है, जर्नल नेम की, तो ये जो जर्नल नेम होता है इसको कैसे समझते हैं वो थोड़ा समझना। जर्नल नेम आप जब भी सोचो किसी का, तो एक तरीका मैं बता रही हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे एल्केन होता है, एल्केन में जब ई हटा दो और क्या कर दो, ई को हटा दो। ठीक है, और किसको जोड़ दो, ऑल जोड़ दो, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो एल्केनॉल हो जाता है, एल्केनॉल हो जाता है। और ये एल्केनॉल क्या है, एक जर्नल नेम है अल्कोहल वाले जो आयुपैक है उनका। तो इसी के हिसाब से सारे आप बनाओगे, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, तो एल्केनॉल के ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में हम देखते हैं कुछ आयुपैक। सपोज मैंने लिया CH3, CH2, CH2 और मैंने ले लिया यहाँ पर OH ग्रुप। अब ये OH ग्रुप हमारा है फंक्शनल ग्रुप। इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? तो इसकी काउंटिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने कल बताई थी कि जब फंक्शनल ग्रुप लिख जाते हैं तो काउंटिंग करते हैं आपकी जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस तरफ से। ठीक है, या जहां से पास पड़ रहा है वहां से। अब हमने काउंटिंग कर ली, इजी हो गया हमारे लिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल ही गई है, तो 1 2 3, 3 से हो गया प्रो। ठीक है, प्रो पे एल्के, एल्के में क्या जुड़ गया, एल्केन, एल्केन में ई हटा और ऑल जुड़ गया बस। तो ऐसे ही हमारा प्रोपे, ई हट गया, प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल। ये आपका हो जाएगा आयुपैक नेम इसका। एक दूसरा देखते हैं, अगर आपको मैं ऐसे दे दूं CH3, CH2, और आपको दे दिया मैंने इस तरीके से, OH ग्रुप मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, और OH ग्रुप को यहां लगाने के साथ साथ फिर इसके हाइड्रोजन की जो एक हाइड्रोजन इसे हटाना पड़ेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाने के लिए लिया। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग पूरी करनी चाहिए ना मुझे। मैंने सपोज यहाँ लगा दिया, रैंडम मुझे ख्याल आया कि मुझे यहाँ लगा देना चाहिए, तब बनाते हैं। तो CH3, CH, OH यहाँ लग गया, CH2, और सपोज मैंने यहाँ CH3 कर दिया है। सबकी बैलेंसिंग पूरी है। ठीक है, अब इसका बनाते हैं आयुपैक। किधर से काउंटिंग करेंगे? तो उधर से करेंगे जहां से नियर पड़ रहा है, बता चुकी हूँ मैं, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो गया।
ये तो तय है कि ब्यूट तो होगा ही होगा। अब ब्यूट क्या है? सेकंड नंबर कार्बन पे ऑल जुड़ा हुआ है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? टू ऑल, ब्यूट ब्यूट टू ऑल, ऐसे भी बोल सकते हैं और एक और बोल सकते हैं इसको, टू ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये ज्यादा इजी होता है याद करना। अब सपोज मैंने इसी सीरीज में ऐसा कुछ करा और मैंने यहां पर लगा दिया, सपोज यहां पर मैंने ऐड कर दिया एक क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन ऐड कर दिया और इसको कर दो टू, तो ये हो जाएगा आपकी बैलेंस पूरी। अब इस सीरीज का अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? देखो कैसे बनाओगे तुम लोग, इसको हटा दिया जाए, कैसे बनाओगे? काउंटिंग किधर से होगी? मैम सीएल लग गया है तो क्या इधर से करने चाहिए? नहीं, जब भी क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हेलोजन हो, अगर ये लगे हुए हैं तो डोमिनेंट कौन करेगा? फंक्शनल ग्रुप करेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप साथ में दे रखा है तो फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करेगा। तो किधर से करेंगे? जैसे हम कर रहे थे 1 2 3 4। अब क्या हो गया? ब्यूट तो है ही है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट टू क्लोरो। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बच्चों? प्रेफरेंस दी जाएगी पहले हम जो हमारा अदर अदर जो हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है ना हेलोजन वाला, इसको, क्योंकि ये हमेशा किस में आता है? प्रीफिक्स में आता है, हेलो एल्केन्स। तो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो टू ब्यूटेनॉल, ये आपकी हो जाएगी आयुपेक इसका। 4 क्लोरो, क्योंकि 4 पे लगा है, टू ब्यूटेनॉल। क्लियर है? चलो, तो आई होप आपको ये सीरीज अब क्लियर हो रही होगी अल्कोहल वाली। एल्डिहाइड पे आ जाते हैं, बात करते हैं। एल्डिहाइड में बच्चों आप देखते हो कि एल्डिहाइड में जो आपका जर्नल नेम होता है, जर्नल नेम कैसे लिखते हैं? जर्नल नेम आप जब लिखते हो तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो कुछ, कि एल्केन में से ई हट जाएगा और जुड़ क्या जाएगा? अल, तो क्या बन जाएगा? एल के नल। ठीक है, ये हो गया इसका जर्नल नेम। अब इसी के बेसिस पे हम सारे नेम को समझेंगे। और एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो कैसा होता है? ये होता है CHO, यानी कि जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों साथ में मिल रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये हमने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया CH3CH2, और सपोज मैंने लिया CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने CHO। यहाँ लगे या आगे लग जाए तो एक ही। क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे, क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ेंगे, तो किधर से करेंगे? हम करेंगे अपना फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4, ये तो समझ में आने लग गया होगा अपना। इसकी कर दो भाई, क्या कर देंगे? नेमिंग कर देंगे। अब मेथ इज प्रॉप ब्यूट, ब्यूट, और ये कैपिटल भी रहेगा, पहला वाला जो आपका होगा वो कैपिटल रहेगा, तो ब्यूटे नल हो जाएगा आईयूपीएक नेम। एक और देखते हैं। इस बार आपने लिया सपोज CH2 और यहाँ लगा दिया Cl, और यहाँ लगा दिया CH2, और यहाँ लगा दिया CH2, और ये CHO ऐसे ही रहा है। अब क्या होगा? बैलेंस तो पूरी है ना सबकी, देख लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, काउंटिंग कैसे करोगे? किधर से? इधर से, इधर से, इधर से, बिल्कुल सही। 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो ब्यूटेनल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आयुपैक। समझ गए? अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं। सपोज मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने थोड़ा सा और टफ बनाया, थोड़ा सा और टफ बना दिया। जैसे कैसे? 3 हटाओ से, इसमें लगा दिया क्लोरीन, और सपोज इसमें लगा दिया ब्रोमीन ना, 2 हेलोजन मैंने इसमें अटैच कर दिया। यहाँ लगा दिया क्लोरीन और यहाँ मैंने लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? CH2Cl CH, और ये हो जाएगा तरीके से पूरा हमारा हाइड्रोकार्बन की चेन बन गई। इसको अरेंज करो, क्या होगा इसका नाम? सबसे पहले तो बात आती है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर से सिलेक्ट करेंगे बच्चों, तो ये तो आपको आ गया होगा अब तक।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होगी कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन से फर्क नहीं पड़ता, इसी को ही लिखा जाएगा। लेकिन नेमिंग में इनको ही पहले लाया जाएगा, क्योंकि ये कैसे रहते हैं, प्रीफिक्स में रहते हैं। तो यहाँ से करो 1 2 3 4, इसमें भी ब्यूटी है, इत्तेफाक की बात है, ब्यूटी ही बन रहा है। कोई बात नहीं, तुम चेन बढ़ा लेना अपनी, सिर्फ समझाने का तरीका है। मेथ एथ प्रो ब्यूट आ रहा है, लेकिन 4 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे? अब इसमें भी देखो, अल्फाबेटिकली देखना होगा, सी पहले आएगा या बी पहले आएगा, तो बी पहले आएगा, तो आप क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, यहां से नोट करते रहा करो इन सारी चीजों को, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में देखो, जो आपका कीटोन ग्रुप होता है, सबसे पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए, ये कुछ ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ। जहां पर भी सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, वहां पर आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। और जर्नल नेम इसका क्या होता है? जर्नल नेम, जर्नल नेम, जर्नल नेम ऐसे लिखते हो। एक तो हो गया एल्केन, और एल्केन में से ई हट जाएगा और जुड़ क्या जाएगा? ओन, तो हो जाएगा आपका एल्केनोन। वन मत पढ़ लेना इसे, एल्केनोन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एग्जांपल्स लेते हैं और लगा। मैंने दिया आपको CH3 CH2, और मैंने आपको दिया C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब इसकी आपको नेमिंग करनी है, नेमिंग कर दो। कैसे करोगे? नेमिंग करो, किधर से करोगे काउंटिंग? उधर से जहां से आपका जो कीटोन ग्रुप है वो पास पड़ रहा हो, सिंपल सी बात है। तो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, इत्तेफाक की बात है, फिर भी उठा। चलो अगली बारी में हम पेंट ले लेंगे। तो मेथ एक प्रो ब्यूट हो गया, लेकिन आपका नंबर 2 कार्बन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करना है? कीटोन ग्रुप को, तो कैसे लिखोगे? ब्यूट टू ओन, या टू टू ब्यूटेनॉन, याद रहेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला लेते हैं। इस बार भैया थोड़ा ध्यान रखा जाए कि ब्यूट ना बने, कुछ पैंट बन जाए या प्रॉप बन जाए। तो CH3, CH3, और यहाँ ले लिया मैंने, क्या लिया मैंने, सपोज मैंने लिया एक C डबल बॉन्ड O, ऐसे लगा दिया। क्या होगा? कार्बन के ऊपर क्या लगा है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पर H हट जाएगा, तो फिर H का तो कोई काम ही नहीं है। रैंडम ऐसे माइंड में आ जाता है, रैंडम ऐसे देखती हूँ कौन सा लगा सकती हूँ, कौन सा बना सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए एच लगा दिया, तो बनाना पड़ गया। चलो, तो CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3, काउंटिंग किधर से करोगे? मैम किधर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो किधर से कर लेते हैं, 1 2 3, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, 2 पर है ना, 2 प्रोपेनॉन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने दिया आपको नंबर 3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कितना हो गया? ऐड कर दो इसे, 2 ये और 2 ये, तो कितना हो गया? पूरा हो गया ना। इसकी काउंटिंग कर लो, कैसे करोगे? 1 2 3, तो कैसे लिखोगे इसको? सीधे सीधे बोल दोगे, प्रोपेनॉन। क्यों प्रोपेनॉन? क्योंकि इस बार 1 पर ही है, कार्बन का जो नंबर 1 है वहीं पर ही आपका ग्रुप है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या समझ पा रहे हो? अच्छा, एक बार मैं इसको Cl जोड़ दूं अगर यहाँ पर, या कोई हेलोजन, सपोज ब्रोमीन जोड़ती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा किया, इसको हटाओ। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मेरा मन हुआ कि भैया यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया जाए, ठीक है, ब्रोमीन जोड़ दिया जाए और यहाँ पे 2 कर दो, और अब काउंटिंग करी जाए। तो कैसे करोगे काउंटिंग? काउंटिंग तो सेम रहेगी, लेकिन नेम में चेंज आ जाएगा। कैसा हो जाएगा नेम? कैसा हो जाएगा नेम? आपका हो जाएगा, कितना था पहले, क्या बन रहा था? प्रोपेनॉन बन रहा था, अब हो जाएगा 3 ब्रोमो, और ये स्मॉल हो जाएगा बी, आदत पड़ गई कैपिटल लेटर लिखने की। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपेनॉन, हो जाएगा ना? है मजेदार? ई हट गया भैया, पावर पॉइंट मना कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ई।
अरे 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 बस ई। चलो ठीक, थोड़ी देर इसको मतलब जो है टाइम चाहिए होगा। इसको क्या करते हैं? ओके, ठीक है, फिर से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अरे भाई बस करो, बहुत हुआ तमाशा। देखो ये हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा है, थ्री ब्रोमो प्रोपेनॉन। ओके, तो समझ आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से जल्दी से, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जितने भी जिस तरीके के आए हैं वही मैं तुम्हें कराऊंगी, तो ये वैसे ही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। अगर तुमने इनको तैयार कर लिया तो तुम्हारा आराम से सारे आईयूपैक सही जाने वाली हैं, बिलीव मी। और जो एक्सपेक्टेड है वो भी मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर में जो आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं और जो आ सकते हैं उनको ध्यान रख करके मैंने ये चुने हैं, ये सारी ये चुने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारा लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने के लिए थोड़ा सा देखो, सबसे पहले बच्चे जानते हो आपकी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें COOH, ये तो होता है ना। और कैसे इसको लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी मिल जाता है, दो रूपों में मिलता है, और भ्रमित मत हो जाना, ठीक है। अरे बस, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसका जर्नल नेम, जर्नल नेम की बात करें, जर्नल नेम की बात करें तो बच्चों जर्नल नेम यहाँ पर आ जाता है, जैसे एल्कीन है, एल्केन से ई हट जाएगा और जुड़ क्या जाएगा, ओइक एसिड। तो एल्केनोइक, एल्केनोइक, ठीक है, एसिड। और एक और चीज मैं बताना चाह रही थी यहाँ पर, तभी मैं रुकी, कि इसको ऐसे इसी नेम से जानते हैं, मतलब हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से जानते हैं। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, वो इसके कॉमन नेम होते हैं, लेकिन जब आप आयुपैक बनाओगे तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एल्केनोइक एसिड इसका जनरल नेम होगा, इसी पे ही बेस्ड सारे आयुपैक बनाओगे। तो देखो, नहीं समझ आया, समझ जाओगे अब देखो। सपोज मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया कोई CH3CH2 और मैंने लिया C O O, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर दो, नंबरिंग किधर से करें मैम, उधर से ही जिधर से फंक्शनल ग्रुप है यार। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, एल्केनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, हो गया। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं इस पर कुछ और भी ग्रुप्स अटैच कर दूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिखा CH और यहाँ लिख दिया मैंने सपोज मैंने लिख दिया OH, मैंने यहाँ पे लगा दिया COOH। वाह भी वाह, अच्छा लग रहा है ना। चलो इसकी नंबरिंग करके देखते हैं, किधर से करनी जाए, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए मैंने डाला। अब जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो 1 2 3, ये हो जाएगी आपकी नंबरिंग, ध्यान रखोगे। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा डोमिनेट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं आपको सीरीज बता दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, आपके पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 बन गया, तो प्रोपेनोइक तो बन ही रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखो, 3 क्लोरो ऐसे बनेगा, 3 क्लोरो, ठीक है, 2 और प्रोपेनोइक, कॉमा नहीं लगेगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, 3 क्लोरो 2 और प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएगा आपका आयुपैक नेम। क्या तुम समझ रहे हो सारी चीजें, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो, इजी है ना, ठीक, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप अब इनको रिवाइज जरूर करोगे, जरूर जरूर करोगे, ठीक है। चलो कंबशन पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये फिजिकल में ही आ जाता है एक तरीके से, अभी आगे बात करेंगे क्यों आ जाता है फिजिकल में। जैसे जो कंबशन होता है, कंबशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, जिसमें लाइट, हीट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। कंबशन में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बर्तनों का जो नीचे की जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, वो काली हो जाती है। क्यों हो जाती है, कुछ तो रीजन होगा, रीजन हर चीज का है। तो रीजन ये होता है कि वो जो ब्लैक एंड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो कार्बन होता है,
अगर एक ऐसा कार्बन है जो अधजला है, मीन्स इनकम्प्लीट बर्न है, तो इनकम्प्लीट बर्न होने के कारण जो उसके पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो चिपक जाते हैं, यानी कि स्टक हो जाते हैं आपके वेसल, जो भी बर्तन है उसकी सरफेस पे। कार्बन के जो पार्टिकल्स जब चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उसी वजह से जो आपका बर्तन है वो ब्लैक दिखता है, जैसे कुछ ऐसा ऐसा था। और कुछ सालों बाद ऐसा हो जाता है, क्यों? कार्बन के पार्टिकल्स जो है स्टक हो जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गेट स्टक टू द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स रिजल्टिंग इन द ब्लैकनिंग ऑफ बॉटम ऑफ द वेसल्स। ठीक है, याद रखोगे। सेकंड, अगर बात करें कि फ्लेम की, तो आपने देखा होगा कि कुछ, जैसे कि आप जब लकड़ी या किसी ऐसे उसको जलाते हो, जैसे लकड़ी हो गया या आपका कोल हो गया, कोयला, उसे जब जलाते हो तो उसमें ज्यादा फ्लेम नहीं निकलती है, जब बल्कि वो बस हीट देता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्लेम ज्यादा मिलती है ना। जैसे आप गैस को, कभी गैस सिलेंडर वाला जो गैस होता है जिसमें आप मम्मी को देखते हो किचन में खाना बना रहे होते हैं, उसमें फ्लेम होती है। हम्म। और इसमें फ्लेम नहीं मिलेगी, ये बस स्टार्टिंग में ऐसा करके जलेगा और फिर बस ऐसा ऐसा दिखेगा, इस तरीके से दिखता है ना, ध्यान है तुम्हें? तो इस तरीके से आपको क्यों दिखता है? इसमें फ्लेम क्यों नहीं होती है, इसमें सिर्फ हीट बहुत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो सब्सटेंस होता है, फ्लेम जो है वही कार्बन के सब्सटेंस, वो गैसियस सब्सटेंस दे सकते हैं। या ऐसा कह लो कि गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं वही आपके फ्लेम देते हैं। ठीक है, जो इस टाइप के होते हैं जैसे वुड, कोल, ये अनसैचुरेटेड माने जाते हैं, तो इसलिए इसका जो है, इसमें केवल क्या होती है, हीट हीट सी होती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि बिकॉज ऑफ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसेस सब्सटेंस बर्न। जब गैसेस सब्सटेंस बर्न होते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर में क्या होती है, गैस ही तो होती है, गैस बर्न हो रही है तो फ्लेम मिलती है। व्हेन वुड और कोल इज इग्नाइटेड, द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपोराइज। क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जब लकड़ी या किसी को जलाते हो, कोयले को, तो आप देखते हो कि उस टाइम पर वो एकदम से आग निकलती है और फिर बाद में ठंडी पड़ जाती है, बस हीट बहुत ज्यादा टाइप देती है, जिससे आपने देखा होगा सड़क किनारे या घरों में तापते भी हैं, ठंड का मौसम है भाई, है ना, ऐसा देखा है। तो क्या होता है, वो जो स्टार्टिंग में वो जो एकदम से फ्लेम निकलती है, वो क्या होती है, वो वोलाटाइल सब्सटेंस होता है, जो भी उस ईंधन में, फ्यूल में, लकड़ी में या कोयले में जो भी वोलाटाइल सब्सटेंस होता है। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है? वोलाटाइल सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं कि इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वेपोराइज हो जाते हैं। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वेपोराइज हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो स्टार्टिंग में ही फ्लेम के फॉर्म में उड़ जाते हैं, ऊपर वेपोराइज हो जाते हैं, तो बस से सिर्फ हीट हीट है, आगे फिर इनका कुछ फ्लेम का कुछ रह नहीं जाता सीन, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में होते नहीं है। वुड और कोल क्या करते हैं, जलते हैं और हीट देते हैं। समझ गए ना आप? चलो, अच्छा, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो बहुत साल पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोल कैसे आया होगा। कोल बहुत 300-400 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 300 400 साल पहले, बिलियन अगो तो फिर थे ही नहीं पेड़ पौधे, ऐसा माना जाता है। तो 300-400 जो साल थे उनसे, वो 300-400 साल पहले की बात है, जब जो आपके पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो वो डेड हो गए, तो वो डेड होकर के क्या उन्होंने बनाया, उन्होंने कोल बनाया। तो वही लिखा हुआ है, कोल वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो रिमेन्स होते थे, रिमेन्स मतलब अवशेष हिंदी, दैट ग्रीव इन वार्म, जो कि वार्म, गर्म और ह्यूमिड स्वयं एरियाज में प्लांट हुआ करते थे 300-400 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, मिलियन ईयर्स अगो में भी प्लांट मिलते थे। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है कि कितने साल पहले प्लांट आए, फिर डायनासोर आए, फिर फिश आई। तो 300-400 मिलियन ईयर्स अगो की बात है बच्चों, स्वैम्पी एरियाज में, ह्यूमिड स्वैम्पी एरियाज में, वार्म एरियाज जो होते थे, वहां पर जो प्लांट हुआ करते थे, वो जब डेड हो गए तो उनके जो अवशेष थे, यानी कि उनके जो रिमेन्स थे, उनसे कोल मिल करके बना। ठीक है, trees and other plants that grew in swampy areas 300 to 400 million years ago died। वो वही वही की बात की, जो 300-400 मिलियन अगो पहले जो बने थे प्लांट, वो डेड हो गए और उन्हीं से ही कोल बना। their remains got buried in the swampy soil। उनके जो रिमेन्स थे वो बरीड, मतलब कि यानी कि धस गए, यानी कि जमा हो गए। कैसा? स्वैम्पी सॉइल में। स्वैम्पी सॉइल का मतलब है जो आपकी दलदली मिट्टी जो होती है उसमें। इसी से ही कई तरीके के घोल निकले, जैसे एक होता है आपका सेडिमेंट, जब इकट्ठे हुए, जब मड और सैंड, रेत और मिट्टी जब इकट्ठी हुई, तो एक
आपका पीट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। पीट क्या होता है, जहां पर आपको ऐसी लो ऑक्सीजन कंडीशन मिलती है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसा इसको हम कहते हैं पीट। ठीक है, जहाँ पे बरीड प्लांट जो होते हैं वो डेड प्लांट यहाँ पर मिलते हैं और पीट फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके हिसाब से ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट गॉट डिपॉजिटेड ओवर पीट। पीट पे ज्यादा से ज्यादा जो है डिपॉजिट होते चले गए, एंड पीट वाज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट एंड फॉर्म्ड लिग्नाइट। लिग्नाइट बनाने लग गए। लिग्नाइट कुछ इस तरीके से, जब ये जमा हो गए, ग्रेजुअली ये इकट्ठे होते रहे, तो इन्होंने इस तरीके का ये पत्थर टाइप, मिट्टी भी होती है उसमें, मड भी होती है, मड एंड सैंड भी होती है, वो सब मिक्सिंग करके ये इस तरीके से कुछ बन गए, इसको कहते हैं लिग्नाइट। और दूसरा, इन्होंने फॉर्मेशन फिर करा बाद में आगे चल करके, जब वो फर्दर उनका कंप्रेशन हुआ फर्दर, और उसमें जो है कुछ क्लाइमेट की कंडीशंस इन्वॉल्व हुई, तो रिजल्ट में फॉर्मेशन क्या हुआ, बिटुमिनस कोल का। बिटुमिनस कोल क्या होता है, जो आपका एक तार लाइक स्ट्रक्चर होता है। तार सुना है ना, तार, जिससे आप तार बनाते हो, जैसे वो जो आपका जब रोडें बिछाई जाती हैं तो उसके लिए जो कोल तार होता है, तो ये वही आपका बिटुमिनस कोल होता है। तो इस टाइप का बिटुमिनस कोल आया। और कौन सा आया, एंथ्रासाइट फॉर्मेशन हुआ। एंथ्रासाइट फॉर्मेशन, ये एक ऐसा कोल होता है एंथ्रासाइट कोल, जो जलता तो है और बहुत अच्छे से जलता है, लेकिन फ्लेम या धुआं स्मोक कुछ नहीं देता है। बहुत ही रेयरली ही, बहुत कम मात्रा में निकलता है एंथ्रासाइट कोल में, और ये बहुत हार्ड होता है। मेन फीचर इसका ये है कि एंथ्रासाइट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और वाइल बर्निंग वाइल बर्निंग ये डोंट गिव स्मोक। समझ रहे हो, तो ऐसा कोल बना, जो इस तरीके से मिलता है आपको, ये देख पा रहे हो अगर आप, यहाँ से ये फॉर्मेशन जो है इस तरीके से आपका एंथ्रासाइट कोल का फॉर्मेशन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर ली, कोल कहाँ से आया, 300-400 मिलियन ईयर वो पहले से जो आपके जो डेड प्लांट्स थे उनके थ्रू जो है कोल आया। अलग अलग टाइप की कोल, एंथ्रासाइट और ल्यूमिनस जो आपका था, ल्यूमिनसाइट कोल, ये इस तरीके के कोल मिले। अब बात करते हैं कि रीजन रीजन फॉर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो एल्केन में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है, जो सी, जैसे यहाँ पर दिया है एथेन, सी एस थ्री ये दिया है ना, ये हो गया आपके सैचुरेटेड, ये आपके हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जैसे एल्कीन या एल्काइन, ये तो आपको पता ही है। तो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्यों देते हैं, क्या जरूरत पड़ी भाई, जब एथीन या एथीन, एथाइन या एथीन को हम निकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है, ये बात करेंगे अभी क्या है, निकल की बात करें। एथाइन जो है कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें, एथीन में। एथीन कन्वर्ट होना चाहेगा एथीन में, क्यों, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फॉर्म से सैचुरेटेड फॉर्म में जाना चाहेगा। अच्छा, दूसरा क्या रीजन, ये क्या है इसमें कि क्यों जाना चाह रहा है, क्योंकि देखो इसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसके पास में टेंडेंसी है अपने बॉन्ड को ब्रेक करके एल्केन में कन्वर्ट होने की, तो बस यही रीजन है। तो इसलिए ये एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिंग होती है, किसकी एडिंग होती है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का। तो जब जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, किसमें होता है, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, और ये एडिशन के बाद में क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। अभी देखेंगे कैसे। निकल कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, H2 तो चलो ठीक है वहां जाएगा अटैच होने के लिए, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाके। लेकिन निकल की जरूरत क्यों पड़ी, देखो कोई भी रिएक्शन होती है, एनी रिएक्शन, या तो उसके पास में जो रिएक्टेंट है वो इतने ज्यादा पावरफुल हो कि उसे किसी भी चीज की जरूरत ही ना पड़े, हीट करवाना है बस हीट करवाया और रिएक्शन हो गई, या तो ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी रिएक्शन ना या तो बहुत ज्यादा स्लो होगी, वेरी स्लो, या फिर ना उसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुम अगर अपने घर से स्कूल तुम्हें जाना है, तुम पैदल जा रहे हो, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, सपोज तुम्हें आधा घंटा लगता है बच्चों, ठीक है। अब कोई तुम्हारा दोस्त आया, वो था साइकिल से, उसने कहा यार मैं जा ही रहा हूँ, चलो मेरे साइकिल पे पीछे बैठो और चलते हैं स्कूल। तो तुम्हें क्या मिल गई, साइकिल मिल गया, एक साइकिल जिसके थ्रू तुम जल्दी पहुंच पाए अपने स्कूल तक। ये बिल्कुल वैसे ही कैटलिस्ट क्या करता है,
बेसिकली जब बड़े हो जाओगे ना तो तब आप ये पूरी मैकेनिज्म इसकी पढ़ोगे कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट अपनी सरफेस पे रिएक्टेंट को बैठा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब इतना सीधा सीधा बोल दिया, इसके पीछे मैकेनिज्म है। कैटलिस्ट ही क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन को तेज बनाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। तो निकल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें रिएक्शन करवानी थी जल्दी। ओके, नहीं तो बहुत स्लो होती है रिएक्शन। तो सी ट्रिपल बॉन्ड एच और एच, यानी कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एथाइन है। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब H2 का एडिशन होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन, जहां H था केवल वहां दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, और एक बॉन्ड क्योंकि ब्रेक हो चुका है तो डबल बॉन्ड बचा, और इधर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एथीन बना लेगा, एथीन बना लेगा। जब ये एथीन बना लेगा तो ये वापस से फिर से रिएक्शन करवाएगा आगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये एथीन जब बन गई, एथाइन से एथीन बन गई, तो इस एथीन से फिर से निकल कैटलिस्ट और H2 की रिएक्शन करवाई, तो H2 ने क्या किया, ऐड होना चाहा उस पे, तो फिर से ब्रेक हुआ बॉन्ड, एक बॉन्ड फिर से ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ कि यहाँ पर भाई एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, दो हाइड्रोजन थे, तो क्या बना लेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो एथेन बन गया। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन कब होता है, जब आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा हो, वहां पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजनेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली आप देखोगे कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यही रीजन है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, उससे जब घी बनाते हैं तो इसी रिएक्शन को, यही रिएक्शन होती है उसमें कि वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है जिससे वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि घी में। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम यही रिएक्शन होती है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, obtain a saturated hydrocarbon like this is called hydrogenation reaction। तो आपसे दो तरीके से पूछेंगे, राइट एडिशन रिएक्शन और राइट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो आपको यही लिखना हो, अगर एथाइन से एथीन बनाने को आए या एथीन से एथेन बनाने को आए तो। ठीक है, चलते हैं आगे। एडिशन रिएक्शन में वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड फैट होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 के साथ में कन्वर्ट हो जाता है RCR। क्या हो सकती है, कार्बन की कोई भी चेन, ठीक है, CR और R, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जहां दो कार्बन की चेन थी या दो कार्बन लगे हुए थे तो वहां तीन कार्बन लग गया और सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये आपकी रिएक्शन रहती है। उसके बाद बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही तुम समझ लो सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि रिप्लेस कर देना, किसी को हटा करके खुद आ जाना। जैसे ये रिएक्शन जो है मेथेन करवाता है क्लोरीन के साथ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेजेंस जो होती है वो किसकी होती है, सनलाइट की होती है। तो जो मेथेन होता है वो जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो मेथेन अपने हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकालता है और एक Cl को अपने ऊपर लगा लेता है, तो CH4 कन्वर्ट हो जाता है CH3 Cl में, और साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ का एक Cl बच गया, दोनों ने मिलकर के बना लिया HCl। ठीक है, तो ये स्टेप फर्स्ट स्टेप बोली जाती है। इसके बाद में और भी स्टेप्स में एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसको हेलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन है क्लोरीन वो आकर के ऐड हो रहा है मीथेन। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे मीथेन है, वही अभी जो मैंने करके दिखाया, शुरू से देख रहे हैं स्टेप्स को। क्लोरीन ऐड होगा, एक H एक Cl, HCl बना लेगा, यहाँ पे बच जाएगा CH3 Cl। ठीक है, अब यही CH3 Cl जो है, CH3 Cl अगली बार फिर से क्लोरीन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो बना लेगा CH2Cl2, और साथ में HCl फिर से कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से। ठीक है, तो अगली बार में CH2Cl2 प्लस HCl बना लेगा, फिर से अगली रिएक्शन होगी, CH2Cl2 बना था, अब फिर से क्लोरीन के साथ में ऐड होगा तो बनेगा CHCl3। भाई पहले हमारा क्या हो रहा था,
CH2Cl2, अब ये बन जाएगा CHCl3 और साथ में फिर से एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl बना लेंगे। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म। अब ये CH3Cl3 तब तक रिएक्शन, देखो मेथेन तब तक रिएक्शन करेगा, उसके पास में कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 की है, 4 हाइड्रोजन है, वो तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके सारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन रिमूव नहीं हो जाते। तो अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है तो एक बार फिर से रिएक्शन करवाएगा। इस बार CHCl3 जो है फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा CCl4। H हट गया, 4 क्लोरीन आ गए और निकल जाएगा HCl। यहाँ से एक H और यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक H और यहाँ से एक क्लोरीन, HCl बन गया और ये बन गया CCl4 और इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये आप लोग बच्चों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या किया हमने, मेथेन को लिया CH4, रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन से क्लोरीन से CH3Cl और किसके प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में CH3Cl बना। ये तब तक करता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन जो है कार्बन से क्यों ना जाते हट ना जाए। ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन है वो सारे कार्बन से हट जाएंगे, जहाँ रिमूव हो जाएंगे कार्बन के साथ से, कार्बन के साथ में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो है CH3Cl बचा, फिर CH2Cl2 बन गया। अब जो जब तक ये होती रहेगी, तब तक ये होती रहेगी जब तक इसकी जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो जाते। अब यहाँ पर भी 2 बचे हैं तो भी और होगी, यहाँ पर H बचा है तो भी एक और होगी, और क्या बना लेगा आपका CCl4। एक बचा था, चारों क्लोरीन लग गए, यहाँ पे HCl फॉर्म हो गया। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में एक टेंडेंसी होती है कि ये अगर ये कोई सूंघ ले तो बेहोश हो जाता है, मूवीज में दिखाते हैं, अगर तुम लोगों को ध्यान। तो आज हम अपने लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारी चीजें, आईयूपैक, केमिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ी सी देखी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को फिर से एक बार समझिएगा, फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर के देखना और अच्छे से समझना, एडिशन सब्स्टिट्यूशन दोनों। ठीक है, आईयूपैक की प्रैक्टिस करते रहना। ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आनी ही आनी है, ऐसी एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो आनी ही आनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको रिवाइज करते रहे। ठीक है, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम और चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय बच्चों।